बैंकिंग पॉलिसीज को भी बैंकिंग ऑर्डिनेंस के तहत, बैंकिंग कोड्स के तहत एक शेल्टर दी गई है, प्रोटेक्शन दी गई है। यानी कि स्टेट ऑर्गन्स और बैंकिंग सिस्टम को एक शेल्टर है और बाकी 24 करोड़ लोगों को कोई शेल्टर नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उस शेल्टर का हम क्या करें जहां पे एक बैंक ऑफिसर, एक बिजली वाला ऑफिसर अपने बेनिफिट के लिए पूरी कौम को बंदी बना देता है। जी। देखिए, असल में यहां प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम असल में यह है कि लोग इतनी बुरी तरह अपनी इकॉनमी फंसे हुए हैं कि उनके यहाँ सुबह से लेकर रात तक मेहनत करके भी रात की रोटी पूरी नहीं होती। इस वजह से लोगों के यहाँ ना तो तालीम है और ना ही लीगल रेमेडी सीख करने का कोई शऊर या कोई इदराक है। हमारे यहाँ कोई ऐसी एनजीओ काम नहीं कर रही जो इन इश्यूज़ के ऊपर केसेस फाइल करे और लोगों के लिए जो कानून में सहूलियात मौजूद है वो प्रोवाइड करे। ना ही गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना रही है जिसके अंदर वो किसी फ़र्द को ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं शायद वो गवर्नमेंट है। इनको ये समझना होगा कि जो इंडिविजुअल है असल में वो गवर्नमेंट है। अगर इंडिविजुअल खुशहाल होगा, अगर इंडिविजुअल तक वो चीज़ें पहुंचेंगी तो फिर गवर्नमेंट तरक्की कर सकेगी, वरना तो यही होता रहेगा। हर सियासी हुकूमत आएगी, वो 5 साल मनसूबा देगी, दूसरी हुकूमत आएगी, वो उन मनसूबों को मनसूख करके अपनी नेम प्लेटें लगा के सर 5 साल मनसूबा के मैं आपको मिसाल देता हूँ। मेरे एक दोस्त आए बाहर से, वो कहते हैं यार मैंने 2 घर बनाए कराची में और एक मेरा जो दोस्त गरीब था उसको मैंने किराए पे दिया और दूसरे में मैंने खुद रहना था, लेकिन मैं बाहर जा रहा था तो उसको भी किराए पे दे दिया। अब इन दोनों घरों पे चूंकि मैंने किस्त देनी थी एक बैंक की, तो इन दोनों घरों पे, और मेरा दोस्त बैंक एम्प्लॉई था, मेरे दोस्त ने गठजोड़ करके मुझ पे FIR कर दी और मेरे दोनों घरों पे कब्जा कर लिया। अब वो दोनों घर उसके हैं जी। और मेरे पे FIR और 20 साल हो गए हैं कि वो मेरे 2 घर DHA में मेरे नाम है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। वो एक बैंक ऑफिसर है जिसने बैंक पॉलिसीज के तहत उसको अपने पास कर लिया और अंदर ही खाते में कुछ सेल एग्रीमेंट भी ट्रांसफर कर लिए हुए। कहते ये है हमारा बैंकिंग सिस्टम, जिसके पास शेल्टर नहीं है वो बेचारा एक्सपोज है, और जो बैंकिंग पॉलिसीज या गवर्नमेंट पॉलिसीज के लोग हैं वो हर तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ ये बात तो कानून और आइन के साथ साथ जो भी हम करेंगे वहाँ यहाँ एक नुकता ये भी है कि बैंक जो है वो तो सूद का काम कर रहा है, और सूद तो अल्लाह ताला कुरान पाक सूरह अल-बकरा में कहते हैं कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है। तो जब एक बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है तो फिर आप देखें उसकी कहीं ना कहीं ऐसे मत मारी जाती है कि उसको समझ नहीं आती कि हुआ क्या है। अब यहाँ भी ये सूरत हाल है। हमारे यहाँ पॉलिसी इस तरह की बैंकों ने बना रखी है कि आप एक बार छोटा सा कोई लोन कोई सूद पे ले लें, फिर वो आपकी जान नहीं छोड़ता, वो बात वहीं के वहीं रहती है। मैं आजकल एक केस भी कर रहा हूँ, एक छोटा सा लोन है 10 लाख रुपए का, और 7.5 लाख रुपए अदा हो चुके हैं। इसके बावजूद वो 10 लाख जो है वो इस वक्त 15.5 लाख रुपए पे जा चुका और उसका केस चल रहा है। यानी ये इस तरह करते हैं कि आपकी मलाई खाते रहते हैं, बाद में आपकी हड्डियों के मिख भी खा जाते हैं। और इसके लिए कानून में उनको पूरा प्रोवाइड किया गया शेल्टर, उनको पूरी रेमेडी, पूरे कोर्स बना दिए गए, और जितनी कानून साजी की गई है अगर आप उसमें देखें तो उसमें जो लोन लेने वाला है उसके लिए एक भी बेनिफिट नहीं है, बल्कि एक चक्की में उसको डाल के तो पीस देने का काम करते हैं। सिस्टम ही ये है ना कि जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें बैंकिंग सिस्टम और उसके एम्प्लॉइज एंजॉय करते हैं, जो बेचारा सूद देने वाला अल्लाह के साथ जंग में है उसने तो कामयाब होना नहीं है। लेकिन फिर भी बेईमानी में भी कोई ना कोई ईमानदारी चलती है। सूदी बिजनेस में कहीं ना कहीं इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी होती है पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं है कि आम बैंक का एम्प्लॉय कुछ भी कर सकता है, कुछ किसी तरीके से भी स्नब कर सकता है, स्नैच कर सकता है, वैल्यू लेके जा सकता है। सर अब इसमें ये पूरी स्टोरी जो हमने बात की, हमने प्राइवेटाइजेशन की, चाइना की, पाकिस्तान की, एनर्जी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आखिरी 10 मिनट रहते हैं सर, कोई होप भी है हमारे मुल्क को? देखें, जहाँ तक हमारे पास आइन है, कानून है, और इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी एक होप हैं। गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसीज़ शॉर्ट टर्म पे बना रही है जो होप पैदा करती हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि मरीज़ जो है वो कैंसर का मरीज़ है, वो पैनाडोल की गोलियों से ठीक नहीं होगा। उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हमें लाना पड़ेंगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, या मैं इस वक्त थोड़ा सा मुतमईन इसलिए हूँ कि लगता है कि शायद ये बात ठीक हो जाएगी, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बना दी जाएंगी। पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे कवानीन बनाए, जिनमें से वैसे कल एक वो प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन वाला तो हाई कोर्ट ने सर वो तो उसमें क्या स्टेटमेंट में कुछ सच्चाई है, उसमें जाती उम्र भी चला जाएगा कि जी ये बिल्कुल बात है।
असल में ये जहाँ तक पब्लिक की वेलफेयर बड़ी स्पीडी उन्होंने करना शुरू की। एक आदमी जो जुडिशल माइंड ही नहीं है उसको आप जुडिशरी का काम दे देंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। इसमें बहुत सी खराफात पैदा हुई थी। उनको इससे पहले एक कानून आया था इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, वो एक अच्छा प्रोसीजर था कि एडिशनल सेशन जज साहब उसको एंटरटेन करते थे और वो एसएचओ से और पटवारी से डायरेक्ट रिपोर्ट मंगवा लेते थे। वो थोड़ा सा हमारे यहाँ सोया पड़ा कानून है, मौजूद है, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर इसकी बजाय उसको एक्टिव कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में लोगों को ज़्यादा स्पीडी रेमेडी मिल जाएगी। उसके अंदर था 30 डेज़ में एडिशनल सेशन जज साहब फैसला करते थे कि प्रॉपर्टी किसकी है और किसको मिलनी चाहिए। तो इस तरह के कवानीन जो मौजूद है हमारे यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है। जो कवानीन मौजूद हैं उन्हीं को अगर एक्टिव या सुपर एक्टिव कर लिया जाए, उनके अंदर अमेंडमेंट कर दी जाए, हमारी सीपीसी, पीपीसी, सीआरपीसी में से जो डिलेइंग टैक्सेस की प्रोविजन है वो निकाल दी जाएं। जैसे आप देखें कि बैंकिंग लॉस में जब आपको पहला नोटिस मिलता है तो आपने विद इन 10 डेज रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है, जिसे लीव टू डिफेंड कहते हैं। इसी तरह वहाँ आप जाके देखते हैं तो 5-5, 6-6 तारीखें पड़ रही होती हैं कि जी जवाबदावा तैयार नहीं, जवाबदावा तैयार नहीं। तो उन प्रोविजंस को अगर आप निकाल दें और उसके लिए अच्छी एक अमेंडमेंट कर दें तो मेरे ख्याल में फिर लोगों में जब इंसाफ चलेगा तो इंसाफ कायम होगा, अदल कायम होगा, तो फिर बेहतरी आ सर जाएगी। उम्मीद तो इंशाल्लाह है कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनेगा।